दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एसएससी सीजीएल प्री पेपर सीरीज़ अभी एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं और उनके आंसर की भी रिलीज़ हुई है। तो उसी के ऊपर हम लोग आधार मानते हुए जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं, अलग अलग शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं इंग्लिश के, उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो पहला पेपर है ये 9 तारीख को जो हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। फिर उसके बाद में शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड, इस तरीके से जो है चलते रहेंगे और जो डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, ध्यान दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि आप पैसिव वॉइस बताइए। किसका पैसिव वॉइस बताना है? सेंटेंस यहाँ पे अपने को जो दिया है वो है, इसी का सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। ये सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बताना है? पैसिव वॉइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कई बार क्लासेस में पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग वर्ब को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, सॉ। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म से जो है हमें कौन से टेंस का पता चलता है? पास्ट सिंपल का पता चलता है। और पास्ट सिंपल को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता है। मेनली ये जो है हमारा स्ट्रक्चर होता है। पास्ट सिंपल को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। साथ ही साथ जो बेसिक चेंज है वो तो हमें करनी ही है। जैसे इस सेंटेंस में इसी का सब्जेक्ट है, दी टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर ये यहाँ पर इन जो है ये प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के बाद में ये जो द फॉरेस्ट है ये यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने कई बार डिस्कस किया है पहले भी कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इधर पैसिव में आके सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो द टाइगर है ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद में वॉज या वर। तो द टाइगर आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। तो देखिए वॉज कहाँ पर है? तो सेकंड और थर्ड में है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही चलेंगे। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सीन, बाई। फिर बाई के बाद में आपको ध्यान रखना है कि पहले हम लोग हमारे सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो एक्टिव में तो सब्जेक्ट है लेकिन पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाई के साथ यहाँ पर हम लोग जो है इशिका को जोड़ देंगे और लास्ट में जो है इन दी फॉरेस्ट, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यहाँ पर एसोसिएट करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि द टाइगर वॉज सीन बाई इशिका इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि सिनोनिम जो है हम लोग किसको बोलते हैं? सेम मीनिंग वर्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेम मीनिंग वर्ड को बोलते हैं। हिंदी में किसको बोला जाता है सिनोनिम? तो हिंदी में सिनोनिम बोला जाता है पर्यायवाची को। किसको बोला जाता है? पर्यायवाची को। तो ये जो वर्ड है इनंडो, इसका मतलब होता है किसी पे कटाक्ष करना, या और क्या बोल सकते हैं, किसी पे व्यंग्य करना। किसी पे कटाक्ष करना या व्यंग करना, उसको हम लोग बोलते हैं इनंडो। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है प्रोज, प्रोज का मतलब होता है पोएट्री विदाउट ए, इसको अपन बोल सकते हैं पोएट्री विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। दूसरे तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं पोएट्री इन सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज। तो मेनली प्रोज जो है ये हिंदी में गद्य बोला जाता है। एक ऐसी पोइट्री टाइप होती है जिसके अंदर कोई अपन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, कोई रिदम नहीं होती है
और बिल्कुल एक साधारण भाषा में जो है हम लोग उसको प्रकट करते हैं, उसको प्रोज बोला जाता है। क्रूड का मतलब होता है नॉट रिफाइंड, जो चीज़ साफ नहीं है, प्योर नहीं है, उसको अपन क्रूड बोलते हैं। क्रूड के लिए एक और वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है रफ़। तो कोई चीज़ जो रिफाइंड नहीं है, रफ़ है, उसको अपन क्रूड बोलते हैं। रैग्ड जो है ये कपड़े के लिए आता है दोस्तों। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ, कोई पुराना या फटा हुआ कपड़ा जो है उसको अपन रैग्ड बोलते हैं। जीन्स के लिए अक्सर आता है, जैसे अपन जीन्स पहनते हैं तो वो कई जगह से फटी हुई होती है आजकल, उसको फैशनेबल भी माना जाता है, तो दैट इज़ नोन एज रैग्ड जीन्स। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है दोस्तों वो होगा इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब भी होता है किसी पे कटाक्ष या व्यंग्य। तो यही हमको यहाँ पे पूछा गया था, सिनोनिम पर्यायवाची। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अंडरलाइन सेगमेंट को अपने को चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है। अगर ठीक है तब तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर चेंज करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से देखेंगे। तो यहाँ पे तो नो इम्प्रूवमेंट का तो ऑप्शन ही इसने नहीं दिया है, चारों ही जो है आपको अलग दिए हैं ऑप्शन। इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं चेंज तो करना पड़ेगा। तो कह रहा है स्पाई फैमिली इज़ ए ग्राफिक नोवेल। स्पाई फैमिली जो है उस नाम से एक ग्राफिक नोवेल आया है। ग्राफिक का मतलब होता है जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह यूज़ करे। तो एक ग्राफिक नोवेल आया है स्पाई फैमिली, जिसके अंदर नरेटिव जो है एक बताया गया है। इसके अंदर कहानी जो है वो पाठक को, रीडर मतलब जो नोवेल को पढ़ रहा है उसको जो कहानी कही गई है, कन्वे की गई है, वो एक अनइंटरप्टेड आर्ट होती है। कॉमिक्स फॉर्मेट के अंदर अनइंटरप्टेड आर्ट, उस तरीके से जो है वो कहानी कही गई है। तो बेसिकली कॉमिक्स फॉर्मेट के अंदर जो आप पिक्चर्स को यूज़ करके जो स्टोरी कन्वे करते हैं उसको अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक फॉर्मेट नहीं होती है, वो एक सीक्वेंशियल आर्ट होती है। कौन सी आर्ट होती है? सीक्वेंशियल आर्ट होती है। तो सीक्वेंशियल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट, कॉमिक मतलब मनोरंजन से रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड है। तो कॉमिक्स फॉर्मेट जो है उसके अंदर सीक्वेंशियल आर्ट होता है, जिसके अंदर एक के बाद एक तस्वीर लगा के सीक्वेंस में और कहानी को कन्वे किया जाता है। तो अनइंटरप्टेड आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज सीक्वेंशियल आर्ट इन ए ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। जो ऑप्शन ए जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो है इसमें अगेन सिनोनिम बताना है। वर्ड है फैटल। दोस्तों फैटल का मतलब होता है मारक, घातक। तो इसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं लीथल, एक वर्ड यूज कर सकते हैं डेंजरस, और एक वर्ड यूज कर सकते हैं डेडली। तो ये तीनों जो हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आपको यहाँ डेडली नज़र भी आ गया है ऑप्शन में, तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जोवियल का मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रवत बोलते हैं हिंदी में। हैप्पी भी बोल सकते हैं, खुश या प्रसन्न। इजी का मतलब आप जानते ही हैं आसान। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस को आपने यहाँ पर कुछ पार्ट्स में सब डिवाइड किया हुआ है, आपको सेंटेंस का वो सेगमेंट चेक करना है जिसमें एरर है। कह रहा है मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, कि मिस्टर अभिलाष और उनके परिवार को उस घटना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। ये जो वर्ड यहाँ पर आया है इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। जब नाउन चैप्टर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ रूल क्या है कि इसके साथ हम लोग एस या येस का उपयोग नहीं कर सकते, यानी इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे, इनसे पहले हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशंस लिखना सरासर गलत हो गया। तो कौन से पार्ट में एरर आ गया? सेकंड इसमें जो है एरर है। एक चीज़ आप और याद रखिए
कि इंफॉर्मेशन को अगर आप काउंटेबल की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो अपने पास एक पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंफॉर्मेशन नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप एक फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिख सकते हैं? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक काउंटेबल नाउन अब हो गया है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों एक जानकारी। अगर आपको एक से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप दो के लिए लिख सकते हैं, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद में अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 4 की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5, 6 लाइक दिस इट विल गो ऑन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो SEIS नहीं लग सकता, तो सेकंड पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको अपोजिट मीनिंग बताना है इस बार, जिसको अपन एंटोनिम बोलते हैं, विलोम शब्द। कह रहा है दी एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है कोई भी ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखेंगे हिंदी में। ज्वलनशील पदार्थ, तो जो ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाला जो मटेरियल होता है, जो धमाका वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे RDX वगैरह है, तो ये सब क्या है? एक्सप्लोजिव है। तो कह रहा है दी एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन, कि जो धमाका करने के लिए जो बारूद या एक्सप्लोजिव यूज़ किया गया था वो मेरे खुद के फॉर्मूले से तैयार हुआ है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी, और मैं उसकी क्षमता की कसम खा सकता हूँ कि वो बिल्कुल जो है काम करेगा। वाउच का मतलब होता है कसम। वाउच का मतलब क्या होता है? कसम या शपथ। तो यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द। देखिए, मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना किसी चीज़ को। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, और सर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, और सत्यापित करने के लिए किसी चीज़ को मतलब ट्रू साबित करने के लिए, इसीलिए अपन क्या बनाते हैं? सर्टिफिकेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ की सत्यता या प्रामाणिकता पर संदेह, किसी चीज़ की सत्यता पर या प्रामाणिकता पर अगर संदेह हो तो उसके लिए इनवैलिडेट वर्ड आता है। और विटनेस हम लोग किसको बोलते हैं? गवाह को। तो हमारा आंसर जो है यहाँ ऑप्शन 3 ही होगा, क्योंकि वाउच का मतलब होता है कसम या शपथ, कि भी किसी चीज़ के लिए सत्यता के लिए कसम खा सकते हैं। और इनवैलिडेट मतलब कि कोई चीज़ सत्य है या नहीं, उस पर संदेह है, डाउट है, तो इनवैलिडेट यहाँ एंटोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक जो है उसको करना है, आपको खाली स्थान में जो है उचित शब्द भरना है। कह रहा है विनोद हैड ए डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो यहाँ पर क्या मीनिंग आ सकता है? यहाँ पर यही मीनिंग आ सकता है कि विनोद जो है वो कार दुर्घटना में बाल बाल बच गया। ठीक है, एक ईडियम भी मुझे याद आ रहा है बाल बाल बचने के लिए, ईडियम था क्लोज शेव। तो क्लोज शेव जो ईडियम है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? नैरो एस्केप। इसका मतलब क्या होता है? नैरो एस्केप। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं बाल बाल बचना। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल बाल बचना। तो यहाँ पर कह रहा है कि विनोद जो है वो बाल बाल बचा था कार एक्सीडेंट में, तो नैरो एस्केप यही यहाँ पर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरीके का जो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, इसको अपन इंग्लिश में कोलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। ठीक है, एक कोलोकेशन का एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ, फास्ट फूड। ठीक है, हालांकि क्विक का भी मतलब तेज होता है, लेकिन कभी भी क्विक फूड नहीं बोलते, फास्ट फूड ही बोलते हैं। वैसे ही बाल बाल बचने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नैरो एस्केप हो जाएगा। ठीक है, क्लोज शेव। कंफर्टेबल का मतलब आप जानते ही हैं, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदायक। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदायक। फुल का मतलब क्या होता है? पूरा। और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, तो 3rd नंबर करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत है।
देखिए एम्बेरेस की स्पेलिंग ठीक है, एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना। कॉनेंजियर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ये वन वर्ड में कई बार आता है भाई एसएससी में, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। इसका मतलब होता है कला पारखी, ऐसा व्यक्ति जिसको खाना बनाने के बारे में, डांस के बारे में, सिंगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसकी परख हो, उसको कॉनेंजियर बोलते हैं। ये रेलेवेंट की स्पेलिंग गलत होगी, यही हमारा आंसर है। सही स्पेलिंग होती है दोस्तों RELEVANT, रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं संबंधित, हिंदी में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संबंधित बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट। इररिलेवेंट का मतलब होता है असंबंधित, नॉट रिलेटेड, अपोजिट है रिलेवेंट का। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ये जो अपने होते हैं ना IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये सारे जो है ये ब्यूरोक्रेट्स इनको अपन बोलते हैं, तो उसी चीज़ से रिलेटेड वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड क्वेश्चन जो है अपनी स्क्रीन पे वो है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड। सिनोनिम बताना है, कह रहा है वी शुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस अस फर्दर। ये बोल रहा है कि हमें जो है अपने कदम फूंक फूंक के रखने चाहिए, या अपने अगले डिसीजन को लेकर के, अपनी अगली प्लान को लेकर थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमें और ज़्यादा हैरेस करे। देखिए ये जो शब्द है हैरेस, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी को उत्पीड़ित करना, किसी को उत्पीड़ित करना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो इसके आसपास हो सकता है। देखिए दोस्तों बिट्रे का मतलब होता है किसी को डिसीव करना, हिंदी में आप बोल सकते हैं किसी को धोखा देना। फिर जो दूसरा वर्ड है हमारे पास रेलिश, रेलिश का मतलब होता है इंजॉय करना, आनंद उठाना, आनंद उठाना, इंजॉय करना, दैट इज नोन एज रेलिश। सूद का मतलब होता है किसी को आराम देना, किसी को आराम देना, टू मेक समवन काम और रिलैक्स। फिर वर्ड अपने पास है इंटिमिडेट। देखिए इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना। इंटिमिडेट का मतलब मेनली जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो तो यही है, डराना धमकाना, किसी को जो है भयभीत करना। तो हैरेस के आसपास यही हो सकता है। तो हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है इसका अगर आपको सिनोनिम पूछा जाना चाहिए था तो फिर आपको ये जो वर्ड है वो देना चाहिए था इनको एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, ये नाउन फॉर्म है और इसका या वर्ब फॉर्म दे देते एक्सप्लॉइट करना, तो ये इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है अगर एसएससी को पूछना ही था, बट इन्होंने आसपास में दिया है तो इंटिमिडेट गिवन में सबसे ठीक यही हो सकता है। सो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस स्टेटमेंट को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। तो किसी व्यक्ति के बारे में जो कहानी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिक्डोट बोलते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को लेकर के कोई कहानी होती हो तो उसको एनिक्डोट बोला जाता है। पोएम आप सब जानते ही हैं, कविता। स्केच जो है वो चित्रकारी से संबंधित है। और नरेटिव का मतलब होता है स्किल टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाने की जो कला होती है उसको नरेटिव बोलते हैं। ठीक है, या फिर नरेटिव का एक मीनिंग और आता है सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, किसी कहानी के अंदर एक के बाद एक होने वाली घटनाओं को भी नरेटिव बोला जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस स्टेटमेंट को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है शी इज़ प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना। कह रहा है शी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। तो देखिए मोनो जो रूट वर्ड है वो सिंगल के लिए है। मोनोलिथिक का मतलब होता है अ सिंगल बिग स्टोन, अ सिंगल बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर जो होता है, ठीक है, उसको जो है क्या बोला जाता है, मोनोलिथिक बोला जाता है। मल्टीलिंगुअल, देखिए मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो मैनी बोल सकते हैं। लिंगुअल होता है लैंग्वेज, तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज का जिसके पास नॉलेज हो, बोल सकता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है, मल्टीलिंगुअल। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हेट्रोलिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जिसके पास स्किल हो मल्टीपल
तरीके से वॉइस को मॉड्यूलेट करके कोई चीज़ बोलने की या लैंग्वेज बोलने की, तो स्किल ऑफ मल्टीपल वॉइस मॉड्यूलेशन, दैट इज़ नोन एज हेट्रोलिंग्विस्टिक। और फिर उसके बाद में है बाईलिंगुअल। देखिए बाई का मतलब टू होता है और लिंगुअल अगेन लैंग्वेज से संबंधित, तो द्विभाषी को अपन बाईलिंगुअल बोलते हैं। तो गिवन ऑप्शन जो है उसमें सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ईडियम का मीनिंग बताइए। ईडियम क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो इसका मतलब होता है कि टू हैव बिग मैटर टू डील विथ, कि भाई आपके पास जो है बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए, तो उसके लिए बोला जाता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो यहाँ चार ऑप्शन में पहला है टू हैव एन इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये तो नहीं होगा। टू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशिंग टेक्निक्स, ये भी नहीं होगा। टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ये भी नहीं होगा। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एट हैंड। मिनियल का मतलब होता है बिल्कुल एक छोटा, या अपन बोल सकते हैं कि नॉट वर्दी, ठीक है, तुच्छ, हिंदी में अपन क्या बोल सकते हैं? तुच्छ। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है टू हैव बिगर मैटर टू डील विद, जिसके पास कोई बड़ी समस्या हो हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में से फोर्थ ही ठीक होगा, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एट हैंड, कि भाई आपके पास कोई जो छोटा काम है उसके बजाय आपके पास कोई बड़ा काम हो डील करने के लिए, तो उसके लिए है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई आप मुझे चाय बना के पिलाइए, तो और उसके 2 घंटे बाद आपके घर पे 10 लोग आने वाले हैं, उसके लिए आपको खाना बनाना है, तो यू हैव बिगर फिश टू फ्राई। ठीक है कि भाई चाय बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो 10 लोगों के लिए जो खाना बनाना है, दैट इज टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिग मैटर टू डील विद। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस में। कह रहा है माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, कि मेरा जो भाई है उसने कल जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है एक्सट्रीमली गुड, कैसा परफॉर्म किया? एक्सट्रीमली गुड। अब यहाँ पे समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए परफॉर्म वर्ब है, परफॉर्म का मतलब होता है कि कुछ करना, कोई कार्य करना। परफॉर्म का मतलब होता है कोई कार्य करना। अब इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, हिंदी में बोले तो विशेषता बताने के लिए, एक एडवर्ब लगा हुआ है सेंटेंस में। कौन सा एडवर्ब लगा हुआ है? हाँ जी, आपको नज़र आ गया है? बिल्कुल नज़र आ गया, एक्सट्रीमली। अब यहाँ पर देखिए इस वर्ब के लिए यहाँ पर ये एक एडवर्ब है। अब ये जो एडवर्ब है इसके बाद में यहाँ पर कौन है? एडजेक्टिव। तो इस परफॉर्म के लिए यहाँ पर एक एडवर्ब और होगा और उस एडवर्ब के लिए ये एडवर्ब है। ठीक है, अब ये है कि माई ब्रदर परफॉर्म, उसने कैसा परफॉर्म किया? अच्छा। तो मेनली ये जो परफॉर्म वर्ब है इसके लिए यहाँ हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। कैसा परफॉर्म किया था भाई ने? अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर उस अच्छे के लिए एक और एडवर्ब थी कि अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा किया था। तो यहाँ पर इस वर्ब के लिए यहाँ एडजेक्टिव पॉसिबल नहीं है, यहाँ हमें एडवर्ब चाहिए। अब जब हम लोग एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हैं तो गुड और वेल से हमारा सामना होता है, और वहीं हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका जो गुड है ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन वेल जो है इसमें 2 क्वालिटीज़ है, एडवर्ब की भी क्वालिटी है और एडजेक्टिव की भी। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस गुड को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? वेल से। ये करेक्शन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यानी कि पार्ट 4 में जो है आपका यहाँ एरर हो जाएगा। जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा फाइनल वो बनेगा माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। आपको अगेन सिनोनिम बताना है टॉक्सिक का। दोस्तों टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेज वर्दी। लॉडेटरी का मतलब क्या होता है? प्रेज वर्दी। हिंदी में बोलेंगे प्रशंसनीय, कोई ऐसी चीज़ जिसकी काफ़ी प्रशंसा की जाए या जिसकी प्रशंसा करनी पड़े, प्रशंसनीय, लॉडेटरी। लैंकी का मतलब होता है थिन एंड टॉल, पतला और लंबा, उसके लिए वर्ड आता है लैंकी। लीथल का मतलब होता है मारक, अभी वर्ड आया था ना एक फैटल,
उसी का तो सिनोनिम है ये, फैटल का और डेडली का, मारक या घातक, खतरनाक। लिसिट का मतलब होता है लीगल, जो कानूनी रूप से क्या है, ठीक है, लीगल यानी कानूनी रूप से ठीक। तो कानूनी रूप से जो ठीक है, सही है, उसको अपन लिसिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टॉक्सिक का। तो टॉक्सिक का लीथल हो जाएगा, क्योंकि जहरीली चीज़ जो है वो आपको मार सकती है। तो थर्ड जो है वो ठीक है। अगला देखो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। कह रहा है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ पे तर्क वितर्क जो है उसको करना पसंद होता है, उसको क्या बोलते हैं। देखो रेटिसेंट का मतलब होता है साइलेंट, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। जैसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कैसे थे, रेटिसेंट। और अभी वाले क्या है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनके लिए भी एक वर्ड है, उनके लिए क्या है, लोकेशियस, बातूनी, जो ज़्यादा बातें करता है। तो नरेंद्र मोदी जी तो लोकेशियस हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे, रेटिसेंट, साइलेंट। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, कायर, आप जानते ही हैं, डरपोक। इसके लिए एक और वर्ड आप क्या यूज़ कर सकते हो, टिमिड, और क्या यूज़ कर सकते हो, चिकन हार्टेड, और क्या यूज़ कर सकते हो, फेंट हार्टेड, है ना। तो ये सारे जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, कावर्ड के। वेरेशियस का मतलब होता है ट्रू, सत्य, जेन्युइन। और कॉन्टेंशियस, यही हमारा आंसर है। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तर्क वितर्क करना जिसको पसंद हो। फोर्थ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको अंडरलाइन सेगमेंट को चेक करना है कि सही है कि गलत। तो देख लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टेंस का बेसिक क्वेश्चन एकदम। कह रहा है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। देखो यहाँ पे लिखा है 2 o'clock, क्या लिखा हुआ है, 2 o'clock, ठीक है। जब अपन टेंस पढ़ते हैं तो दो चीज़ों पे अपना जेन्युइन डिस्कशन होता ही है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ते हैं तो एक तो हमारा डिस्कशन होता है सिंस पे और एक होता है फोर पे। तो हम बोलते हैं कि सिंस जो है ये किसके लिए आता है, तो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आप दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं फिक्स टाइम के लिए। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फिक्स टाइम के लिए आता है। और फॉर जो है वो किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर उसने फिक्स टाइम बताया है ना कि कब से पढ़ रही है, 2 बजे से। अगर ये यहाँ पर ये बोलता है कि 2 घंटे से पढ़ रही है, 3 घंटे से पढ़ रही है, 4 घंटे पढ़ रही है, 4 घंटे से पढ़ रही है, तो उसमें फिर 4 आता। तो यहाँ पर 4 तो नहीं आएगा, सिंस आएगा। तो ये कहाँ पर है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो सेकेंड जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो कह रहा है आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स इवैक्यूएटिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकेम ए प्रायोरिटी। आप जानते हैं 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। वहाँ पे तोलोलिंग पहाड़ी की जो लड़ाई थी बहुत अहम लड़ाई थी। तो उसी से इन्होंने सेंटेंस उठा लिया कि भी तोलोलिंग को जो वापस से रिकैप्चर कर लिया था। कैप्चर का मतलब किसी चीज़ को अपने कब्जे में ले लेना। तो वो पहले भारत के कब्जे में थी, फिर उसको पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर भारत ने पुनः लड़ाई करके अपने हिस्से में ले लिया। तो रिकैप्चर कर लिया तोलोलिंग को और उसकी बगल की पहाड़ियों को, और फिर इवैक्यूएट किया दुश्मन को इस वेल फोर्टिफाइड मतलब जिसकी बेहतरीन तरीके से किलेबंदी करी है। और वो चीज़ जो है फिर हमारी क्या बन गई थी, प्राथमिकता बन गई थी कि भी दुश्मन को यहाँ से हटाया जाए या निकाला जाए। तो ये जो बी पार्ट है इसमें गलती है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो स्पेलिंग होती है वो होती है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी को खतरनाक स्थान से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, दैट इज नोन एज इवैक्यूएट। किसी को खतरनाक स्थान से या खतरे से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, दैट इज नोन एज इवैक्यूएट। और इस इवैक्यूएट वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर चाहिए, तो वो आईएनजी फॉर्म आपका इवैक्यूएटिंग होगा। ये दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट स्पेलिंग, देयरफॉर जो है आपका फर्स्ट में जो है बी में एरर है यहाँ पे, ठीक है, गलत स्पेलिंग है।
अगला कह रहा है एक्टिव वॉइस का उसमें चेंज करना है इसको, सेंटेंस जो दिया है वो पैसिव में दिया है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को जब भी अपने को सॉल्व करना है तो वर्ब से पकड़ना है। देखिए आप जानते हैं कि जब प्रेजेंट सिंपल की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की, तो प्रेजेंट सिंपल के लिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा दोस्तों मेनली इज एम आर के बाद में यहाँ पर मेन वर्ब आएगी, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव टू यूज। अब यहाँ पर आर कंपोज दिया हुआ है तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई प्रेजेंट सिंपल में इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का ही तो स्ट्रक्चर है आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। तो चेक करो, तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म है तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ है फर्स्ट फॉर्म तो ये हो सकता है, यहाँ फ्यूचर सिंपल है ये भी नहीं होगा, यहाँ और यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में चेक करना है। तो फर्स्ट में इसने कहा है डोमिनिक, अच्छा कंपोज्ड है इसमें भी तो ये भी नहीं होगा। अच्छा सेकंड में डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, फोर्थ में लिखा है डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, तो यहाँ पर क्या है, लवली ट्यून्स है तो ये बनेगा डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स। तो देयरफॉर फोर्थ जो है ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ट्यून्स लवली नहीं होगा, लवली ट्यून्स होगा, तो फोर्थ जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला वन वर्ड आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन्स, जो कीमती पत्थर होते हैं उनको मापने के लिए, उनका वजन करने के लिए कौन सी यूनिट होती है। तो अक्सर आप सुनते हैं 22 कैरेट गोल्ड, सुनते हैं कि नहीं सुनते, अक्सर हम लोग ये सुनते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं, 22 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, सुनते हैं कि नहीं सुनते, सुनते हैं 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है, फिर 24 कैरेट गोल्ड, उसके बारे में बोला जाता है कि भाई इसमें जो है ऑलमोस्ट 100% गोल्ड होता है प्योरिटी के आधार पे। तो यहाँ पर आपको देखो साफ साफ दिख रहा है थर्ड में, तो प्रीशियस, अब सोना भी तो प्रीशियस है, सोने के अलावा ये जो पत्थर होते हैं लोग पहनते हैं ना, हरा लाल नीला, किस्मत चमकाने के लिए, तो वो पत्थर जो उनको भी फिर कैरेट में ही उनका मेजरमेंट होता है, तो वेट होता है। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्योर का मतलब आप जानते ही हैं, शुद्ध को बोलते हैं। रिलायबल का मतलब जिस पर भरोसा किया जा सके, तो भरोसेमंद को रिलायबल बोलते हैं। और एक्यूरेट को मतलब सटीक, जो चीज़ एकदम ठीक हो। तो थर्ड जो है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सिनोनिम आपको बताना है किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। कह रहा है नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, कि कोई भी जो परोपकारी वाला एक्शन होता है किसी व्यक्ति का, वो 100% जो है सिंसियरिटी के साथ नहीं होता, ऐसा स्टेटमेंट है। देखिए अल्ट्रुइस्टिक ये जो वर्ड है, ये जो मेन वर्ड है वो है एल्ट्रुइज्म, जिसका मतलब होता है परोपकार। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार। ये भी कई बार एसएससी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है। इससे एक और वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग एल्ट्रुइस्ट, जिसको बोला जाता है परोपकारी, जो लोगों पे परोपकार करता है। और इस एल्ट्रुइस्टिक के लिए ही एक और शब्द हम लोग पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार, और जो परोपकारी होता है उसके लिए अपन वर्ड पढ़ते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक का अगर आप सिनोनिम लेने जाएंगे तो फिलेंथ्रोपिक बन जाएगा, क्योंकि एल्ट्रुइज्म का एडजेक्टिव फॉर्म है एल्ट्रुइस्टिक, वैसे ही फिलेंथ्रोपिक जो है वो फिलेंथ्रोपी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिक। तो फिलेंथ्रोपी और फिलेंथ्रोपिस्ट ये सारे जो है इसी से रिलेटेड वर्ड है, परोपकारी। तो फर्स्ट जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपने पास एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है, पहले इसको पूरा रीड आउट करेंगे, इसको समझेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर इसमें वर्ड्स फिल कर देंगे। कह रहा है देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। बोला ऐसी एक कहावत है कि आने वाली चीज़ें, या मतलब जो चीज़ घटने वाली होती है वो पहले से ही अपनी जो है कुछ ऐसे इंडिकेशंस दे देती है, कुछ ऐसे अपने को बोलते हैं कि इशारे दे देती है कि भी ये चीज़ होने वाली है। ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं या ऐसा सुनते हैं लोग। इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, लेकिन ये चीज़ 100% सही नहीं है, हर बार ऐसा हो ये कोई ऐसी जो है इसकी गारंटी नहीं है। समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट।
कई बार कुछ चीज़ें जो है एकदम विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं और हम लोग जो है उसको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ना हम उसके बारे में इमेजिन कर पाते हैं कि भी ऐसा भी हो सकता है। डैश सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे वाक्य हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि कई बार जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वैसा नहीं होता है और वो गलत हो जाती है हमारी भविष्यवाणी। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज़ कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल्स। लोगों का ऐसा कहना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे भूकंप आना है, बाढ़ आना है, बिजली का गिरना है, ये चीज़ें जो है हम लोग जानवरों की एक्टिविटीज़ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वो अजीब आवाज़ें निकालने लग जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में कुछ जो है परिवर्तन आ जाता है जानवरों की, इस तरीके की घटनाओं के होने से पहले। तो हम लोग उनसे एक आइडिया ले सकते हैं और अलर्ट हो सकते हैं कि यार भूकंप आने वाला है, ये जो है जानवर है, इनकी एक्टिविटीज़ बदल गई, कुछ आवाज़ निकालने वो लग गए। बट वॉट इफ़ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़ एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट इफेक्ट्स। लेकिन क्या हो अगर कोई भाई आपके पास आसपास में पशु है, कुत्ते हैं, गाय है, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, बीमार है, तो हो सकता है कि वो आपको वो साइंस नहीं शो करें जो प्राकृतिक आपदा से पहले करना चाहिए, कि कोई आवाज़ निकालने, कुछ और उठना बैठना, ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें, तो उससे आपको नहीं पता चलेगा कि यार कुछ होने वाला है। तो दे मे फेल टू मेक पिक्यूलियर साउंड्स और एक्शंस अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस। और वही जो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि वो अजीबोगरीब साउंड निकालना और ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपको नहीं पता चलेगा कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। डैश सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेंस। फिर ये कह रहा है कि कुछ अप्राकृतिक आपदाएं जो है वो कई बार होने से पहले हमें जो है कुछ ऐसे संकेत दे देती है जो अननेचुरल है, प्रकृति से संबंधित नहीं है, ठीक है, वो हमें जो है अपने कोई इशारे दे सकती है। बैड ओमेन का मतलब होता है बुरे संकेत, ओमेन का मतलब होता है संकेत, साइन। वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। और ये बोल रहा है कि ये चीज़ भी आपको माननी है कि जानवर जो आपको नेचुरल कैलेमिटीज़ का तो बताते ही बताते हैं अपनी एक्टिविटी से, कई बार ऐसी चीज़ें जो अननेचुरल हैं उनके बारे में भी जानवर जो है हमें थोड़ा बहुत इशारा दे सकते हैं। इस चीज़ को पूर्णतः नहीं नकारा जा सकता। ये हमारा पैसेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं कि देयर इज सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर डैश इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू। देखिए देयरफॉर ये तो आपको किसी चीज़ का रीज़न बताता है, देयरफॉर आपको क्या बताता है, रीज़न बताता है, कारण बताता है, ठीक है। मोर ओवर का मतलब होता है एडिशनल, कोई चीज़ आपको जो है बतानी है, उसके साथ साथ आप और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, उसको मोर ओवर बोलते हैं। फर्दर मोर का भी मतलब होता है सेम ही, मोर ओवर और फर्दर मोर एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं एडिशनल के कॉन्टेक्स्ट में। हाउ एवर जो है ये मतलब एज ए सरप्राइज एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर यही सबसे अप्रोप्रिएट होगा फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर आपने पहले सेंटेंस में तो कहा है कि कोई चीज़ अगर घटना, बुरी घटना होने वाली है तो वो अपने होने से पहले ही आपको एक इशारा दे देती है, डैश इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू। लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं है, आश्चर्यजनक रूप से हर जगह ये चीज़ ठीक नहीं है। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो है हाउ एवर होगा फर्स्ट के अंदर। फिर अपन आगे बढ़े तो कह रहा है इट इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, समथिंग कैन हैपन विद इन ए सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट, कि कोई चीज़ होने वाली होती है और उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वी कैन नॉट लीगलाइज इट। लीगलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनी रूप से जो है सही करना, सही ठहराना, कानूनी रूप से सही ठहराना, दैट इज़ नोन एज लीगलाइज, या उसको कानूनी रूप से जो है लागू करना, उस तरीके से आता है ये वर्ड। तो इसका तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, कोई लीगल चीज़ पे अपन बात ही नहीं कर रहे, कोई लॉ पे बात नहीं कर रहे। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव। फोरसी का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को, किसी होने वाली चीज़ को पहले ही देख लेना, किसी चीज़ का मतलब भविष्य में होने वाली घटना का पहले अंदाज़ा लगाना। तो ये बोल रहा है कि कई बार चीज़ें एक सेकंड में हो जाते हैं और हम लोग जो है उसको सोच नहीं पाते या उसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे कि वन मे नॉट फोरसी इट, कि कई बार हम लोग जो है उसको नहीं भांप पाते। आगे बढ़ते हैं। डैश सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। और कई बार जो है हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो भविष्यवाणी है वो ख़राब हो गई है। तो
क्या पहले में तो बोल रहा है कि वन मे नॉट, कि कई बार हम लोग उसको देख नहीं पाते, और इस चीज में और चीज इसने एक ऐड करी है। क्या चीज ऐड करी है कि एक तो देख नहीं पाते, और कई बार हमारी प्रिडिक्शन, हमारी जो भविष्यवाणी होती है, कुछ सिंबल्स पे जो आधारित भविष्यवाणी होती है साइंस पे, वो कई बार गलत हो जाती है। तो पहला तो बोला कि कई बार पता नहीं चलता है, और कई बार हम लोग जो है उसको जो है गलत भी प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मोर ओवर का मीनिंग क्या होता है, एडिशनल। तो एक तो पता नहीं लगा पाए, कई बार गलत बता दिया, तो मोर ओवर, तो उसमें वो चीज़ ऐड करनी थी। तो यहाँ थर्ड में मोर ओवर आ जाएगा कि मोर ओवर सम इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे हम लोगों की प्रिडिक्शन खराब हो गई है। पीपल जनरली से दैट नेचुरल कैलेमिटीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, but if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the event appears, they may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. Dash some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadows by some bad omens. और ये इसके साथ ये ऐड कर रहा है कि जानवर जो है वो आपको नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में तो साइन देते ही हैं, साथ ही साथ अननेचुरल कैलेमिटीज के बारे में भी साथ बताते हैं। तो 1+1, एक के साथ एक फ्री, तो इसके लिए अपन एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू, कि जानवर हमको नेचुरल के साथ साथ अननेचुरल चीज़ों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर जो है बिसाइड्स एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होगा कि कुछ जानवर जो है हमें अननेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में भी बताते हैं। Dash, we should not completely cancel out the possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. इसलिए हमारा ये निष्कर्ष है कि अननेचुरल चीज़ों के बारे में हम लोग जानवरों के साइंस को बिल्कुल नहीं नकार सकते। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि रीज़न की जानकारी कौन सा आपको कंजंक्शन देगा, देयरफॉर देगा, तो इसके अंदर हमारा जो है ऑप्शन फोर्थ जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पेपर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको मज़ा आया है। लाइक करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा अपना फीडबैक। मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू सो मच।